लखनऊ की पुरानी हवेलियों में वक्त जैसे ठहर जाता था, मगर कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो चाहकर भी नहीं ठहरते। जैसे पुरखदा की जिंदगी से उसके अब्बा नवाब नवाजिश अली का चला जाना। नवाब साहब की मौत के वक्त पुरखदा मुश्किल से 8 साल की थी। इकहरा जिस्म, नाजुक नाक नक्श, पतली सी गुड़िया जैसी बच्ची, जिसे देखकर किसी को भी लगा हो जैसे रेशम में लिपटी कोई उर्दू नज्म सामने खड़ी हो। अब्बा की मौत पर वो रोई थी, शिद्दत से, मगर उम्र छोटी थी। वक्त ने जल्दी मरहम रख दिया, लेकिन असल गम तो तब शुरू हुआ जब बरसात आई और उसे मीठा बरस लग गया और मां ने ये ऐलान कर दिया, अब पर्दा जरूरी है पुरखदा, अब तुम बड़ी हो गई हो। घर की चारदीवारी अब उसकी दुनिया बन गई। न खेल, न सहेली, न गली, न कोई झलक बाहर की। एक हक था जो उससे छिन गया था, खुशी से जीने का हक। उसके कोई भाई बहन नहीं थे। अक्सर रातों को बिस्तर में मुंह छुपाकर रोती और खुदा से सवाल करती, या अल्लाह, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? भाई क्यों नहीं दिया? अब्बा क्यों छीन लिया? माँ से मोहब्बत तो थी, मगर माँ की गोद में भी उसे वो सुकून नहीं मिलता था जिसकी तलाश में वो भटक रही थी। उसका दिल तन्हा था, उसकी रूह अकेली। वो अजीब सी बेकली में दिन गुजारती, नजरों में उलझन, चेहरे पर थकावट। अब उसका 18वां साल चल रहा था और सालगिरह में बस 10-12 दिन बाकी थे, जब पड़ोस के खाली मकान में एक पंजाबी खानदान आकर बसा। पुरखदा की आवाज में अचानक एक दिलचस्पी थी। हाँ, पूरा खानदान है, 8 लड़के और एक लड़की। 2 लड़के तो ब्याहे हुए हैं, लगता है शोर मचाएंगे अब। माँ की बात अधूरी ही रह गई, लेकिन पुरखदा की आंखों में कुछ चमका था। पहली बार बहुत अरसे बाद, जैसे कोई कहानी शुरू होने वाली हो। पड़ोस में आए पंजाबी खानदान ने पुरखदा की बंद जिंदगी की दीवार में जैसे एक खिड़की खोल दी थी। खानदान बड़ा था, 8 बेटे, 1 बेटी। ज्यादातर लड़के स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की नूसीमा उम्र में पुरखदा से बस 1 साल बड़ी, मगर शक्ल सूरत से 2-3 साल ज्यादा लगती। वो हट्टी कट्टी थी, जैसे कोई जवान लड़का हो। बालों की जगह जहन में तेजी, चाल में मर्दाना ठाठ। अपने नाम नूसीमा से बिल्कुल उलट, ना नर्म ना सुस्त। वो आग थी, गर्म और तेज रफ्तार। पुरखदा उस दिन कोठे पर नावेल पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उगता गई थी, वही अकेलापन, वही घुटन। तभी उसकी नजर पड़ी सामने वाले कोठे पर। नूसीमा खड़ी थी, महीन महीन मूंछों वाला चेहरा, सीधा देख रही थी उसे। पुरखदा को पहले तो नूसीमा की शक्ल में कुछ खास नहीं लगा। वो उसके जैसे नाजुक नहीं थी, लेकिन जैसे ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ, नूसीमा की हर बात पुरखदा को अपने दिल के करीब लगने लगी। उसके मोटे नक्श, भरे हुए हाथ पांव, चौड़ा सीना। इवन अगर उसमें औरतों जैसी नरमी ना थी, तो भी उसमें कुछ ऐसा था जो बहुत कशिश रखता था। खासकर उसके ऊपर वाले होंठ पर वो महीन महीन बालों की परत पुरखदा को बहुत खास लगी। जब उसने पुरखदा के हाथ में किताब देखी, नूसीमा ने पूछा, हाय, ये नॉवेल कैसा है? पुरखदा चौंकी। बहुत घटिया किस्म का है, यूं ही मिल गया था। तन्हाई काट रही थी तो सोचा कुछ पढ़ लूं। कुछ जुमले ही हुए थे और जैसे 2 अधूरी जिंदगियां आपस में मिल गईं। नूसीमा ने वो नोवेल ले लिया। रात को वो पढ़ती रही और अगली सुबह नौकर के हाथ वो किताब पुरखदा को वापस भेज दी। मगर उसके साथ कुछ और भी आया था, एक लेटर। पुरखदा ने जैसे ही किताब खोली, लेटर उसके हाथों में गिरा। उसमें लिखा था,
अगर कभी बात करनी हो तो बस मुंडेर की ईंट बजा देना, मैं आ जाऊंगी। ये पढ़ते ही जैसे बिजली सी दौड़ गई फुरखता के जिस्म में। वो बिना कुछ सोचे कोठे पर पहुंच गई और जैसे ही ईंट से ईंट बजाई, 1 मिनट भी नहीं बीता था कि नुसीमा सामने थी। वो चढ़ी 4 फुट की मुंडेर पर, फिर मर्दाना अंदाज में एक छलांग लगाई और सीधी फुरखता से लिपट गई। उसके होंठों पर अपने होंठों को रखा। फुरखता चौंकी नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी उसके अंदर भर गई। वो दोनों देर तक बातें करती रहीं। हंसी, गम, अकेलापन, जिंदगी, सपने। उस दिन पहली बार फुरखता को किसी के साथ होना अच्छा लगा। ऐसा लगा कि उसकी तन्हाई का कोई इलाज है। अब नुसीमा हर लम्हा उसके ख्यालों में रहती। उसकी वो मर्दाना अदाएं, वो बेबाक बातें, वो हंसी, सब कुछ जादू बन गया था। और उसी शाम दोनों ने कोठे पर कसम खाई, आखिर तक सहेलियां रहेंगे। फुरखता की सालगिरह आने वाली थी। वो एकदम से चहक उठी थी, जैसे कोई ठहरी हुई झील में किसी ने कंकर मार दिया हो। उसने माँ से पूछ ही लिया, अम्मी जान, क्या मैं नुसीमा को बुला सकती हूँ? बेगम नवाब साहिबा ने तरेर कर देखा, फिर लखनवी ठाठ में बोली, कोई मना नहीं है, बुला लो। लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं। देखा है मैंने, लौंडो जैसी हरकतें करती है। कभी कड़े पहनती है, कभी लड़कों जैसे पाजामे में फिरती है। फुरखता को बुरा लगा, मगर उसने दिल थाम कर जवाब दिया, अम्मी जान, वो बहुत अच्छी है, बहुत अदब से पेश आती है। बेगम साहिबा ने थोड़ा होंठ भींचे, फिर कहा, हो सकता है, मगर उसमें लड़कियों वाली नजाकत नहीं है। खैर, तुम इसरार कर रही हो तो बुला लो, लेकिन हद में रहना जरूरी है। फुरखदा मां के पास तख्त पर बैठ गई। उनके हाथ से अरेका का पत्ता ले लिया और छालियां काटने लगी। धीमे से बोली, हम दोनों ने कसम खाई है अम्मी जान, आखिरी दम तक सहेलियां रहने की। वादे से फिरना इंसानियत नहीं। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी। उन्होंने बस एक नजर डाली और कह दिया, तुम जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह का दिन। नुसीमा आई। कमीज पॉपलिन की थी, पतली कुमीजधारी, नीचे चुस्त पाजामा। पिंडलियां उसकी मजबूती का ऐलान कर रही थी। फुरखता ने उसे देखकर महसूस किया, वो कुछ अलग है और कुछ अजीब भी। उसने नुसीमा का इस्तकबाल ऐसे किया जैसे कोई मेहमान नहीं, बल्कि कोई अपना हिस्सा लौट कर आया हो। धीरे धीरे उसके नाजो अंदाज खुलने लगे। चाय मेज पर आई तो फुरखदा ने खुद अपने हाथों से बनाकर नुसीमा को कप थमाया। पी लो ना। नहीं पीती मैं। नहीं पीना तो मत पी, मैं भी नहीं पीऊंगी। फुरखता की आंखों में पानी आ गया। नुसीमा ने हार मान ली। बिस्कुट तोड़ा, आधा खुद खाया, आधा फुरखता के मुंह से मुंह मिलाकर खिलाया। समोसे पर दोनों ने एक ही वक्त दांत मारे। लड़ाई भी हुई, 1-2 बार मामूली सी बातों पर, लेकिन वो झगड़े भी जैसे मोहब्बत के हिस्से थे। अब फुरखता चाहती थी कि नुसीमा हर दिन आए। उसकी बातें, उसका अंदाज, उसका होना, सब कुछ उस वीरान जिंदगी में लहर बन गया था। और फिर फुरखता ने मां से इजाजत लेकर नुसीमा के घर जाना शुरू किया। अब दोनों का ठिकाना नुसीमा का कमरा था। अंदर से दरवाजा बंद होता और घंटों खुसर पुसर, हंसी ठिठोली, चुप्पियां और कुछ अनकही बातें चलती। वो वहां क्या करती थी? क्या बातों में वक्त बीतता या उन चुप लम्हों में कुछ और भी था? कोई नहीं जानता था। सिर्फ 2 दिलों के बीच जो बातें चल रही थी, वो सिर्फ वो 2 ही समझ सकती थी। फुरखता और नसीमा की दोस्ती अब दोस्ती से आगे बढ़ रही थी। अब वो एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं, ख्वाहिशें भी बांटने लगी थी। जब फुरखदा कोई चीज खरीदती, उसका पहला ख्याल होता,
नसीमा के लिए क्या लूं? चाहे वो खुद के लिए साटन की सफेद शलवारें ले, नसीमा के लिए सूती कपड़ा लेना न भूलती। माँ ने देखा, समझा, पर कुछ कहा नहीं। इकलौती है जो जी में आए करे, दौलत का क्या है तो खर्च के लिए ही। उन्होंने एक बार बुदबुदाया। नसीमा को रेशमी कपड़े पसंद नहीं थे, सादा सूती पहनना उसका अंदाज था। फुरखदा जब भी कुछ लाकर देती, नसीमा बिना कोई शुक्रिया कहे सिर्फ हल्की सी मुस्कान देती और फिर उसे अपनी बाहों में खींच लेती। एक दिन वो उसके कान में फुसफुसाई, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो जानती हो, हर सुबह मैं तुम्हारे बालों में सोने की कंघी करती, तुम्हारी छोटी में चांदी की मोहरें लगाती, तुम्हारे लिए गुलाबों से नहाने का पानी लाती और फिर तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती। हम जन्नत की हर मंजिल पार करते हुए दोज़ख के दरवाजे तक पहुंचते। फुरखदा कुछ नहीं बोली, बस उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने एक बार हल्के से पूछा, जन्नत से सीधा दोज़ख? नसीमा मुस्कुराई। हाँ, मोहब्बत अगर सिर्फ जन्नत हो तो इम्तिहान नहीं बनती। शुरू में फुरखदा को अजीब लगता था ये सब, लेकिन अब उसे लगता था कि वो भी उसी आग में धीरे धीरे जलने लगी है जो नसीमा की आंखों में रोज उठती थी। उनकी दोस्ती अब सहेली से ज्यादा हो चुकी थी, गहराई ऐसी कि एक पल की दूरी भी बेचैनी पैदा करती। जिस दिन नसीमा न आती, फुरखदा का चेहरा मुरझा जाता। माँ देखती, समझती, मगर अपनी शान में खामोश रहती। नसीमा उसकी मौत है, कभी कभी खुद से कहती, लेकिन कहूं कैसे? बेटी की खुशी के आगे कुछ कह पाना भी तो दुश्वार है। अब मामला आम नहीं रहा था, रिश्ते की सरहदें सरकने लगी थी। अब तो जैसे फुरखदा की दुनिया बस नसीमा के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। सुबह उठती और बिना कुछ खाए पी कोठे पर चली जाती। नसीमा पहले से तैयार उसे देखती और मुस्कुराकर मुंडेर के पास बुलाती। उठ जा रानी, दिन चढ़ाया है, वो कहती और फुरखदा का हाथ थामकर उसे अपने कमरे में ले जाती। दरवाजा बंद होता और फिर घंटों तक जाने क्या क्या बातें होती, कभी खामोशियां, कभी ठहाके, कभी आंखों ही आंखों में गुफ्तगू। फुरखदा की 2 और पुरानी सहेलियां भी थीं, यूपी की रहने वाली, लेकिन अब वो उसे ऐसे लगती जैसे सूखे फूल, न रंग न खुशबू। नसीमा के सामने इनकी हैसियत ही क्या। और फिर एक दिन अचानक कराची जाना पड़ा। माँ का जरूरी काम था, लेकिन नसीमा से बिछड़ना फुरखदा के लिए जैसे किसी अंग को कटवाने जैसा था। नसीमा घर पर नहीं थी जब वो रवाना हुई, और यही बात उसके सीने में चुभती रही। जैसे ही कराची पहुंची, पहले तार भेजा, पहुंच गई हूँ, तुम नहीं मिली ना, इसीलिए दिल भारी है। फिर उसी रात एक लंबा खत लिखा, माजरत, शिकवा और तड़प से भरा। काश तुम साथ होती, ये शहर भी मुझे अच्छा लगता, लेकिन अब तो हर गली अजनबी है। माँ कराची के कामों में मशगूल थी, मगर फुरखदा रोज कहती, अम्मी दिल बहुत उदास है, ये शहर सूना लगता है, पानी भी अच्छा नहीं लगता। चलिए ना वापस, इससे तो लाहौर ही अच्छा था, वहां नसीमा थी। माँ ने देखा, समझा और हार मान ली। ठीक है, चलो वापस, लेकिन जाने से पहले कुछ शॉपिंग कर लो, उन्होंने ठंडी सांस के साथ कहा। शॉपिंग के नाम पर भी फुरखदा के जहन में सिर्फ एक नाम था, नसीमा। उसने उसके लिए खास सूती कपड़े खरीदे, 10 सिलेक्स के लिए डिजाइनर कपड़े, वॉकिंग शूज और एक घड़ी जो नसीमा की चौड़ी कलाई पर बहुत खूब जचेगी। हर चीज में नसीमा थी, हर पसंद में उसका चेहरा। माँ चुप रही, न नाराज हुई न हैरान। बस एक बात उनके दिल में हलचल पैदा कर गई, कहीं ये लगाव हद से आगे तो नहीं जा रहा। कराची से लाहौर की वो लंबी और थका देने वाली ट्रेवल के बावजूद जैसे ही ट्रेन रुकी,
पुरखदा ने बिना पल गंवाए नसीमा से मिलने का फैसला कर लिया। स्टेशन से सीधा उसके घर पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलते ही नजारा कुछ और था। नसीमा का चेहरा सूजा हुआ था, आंखों में नाराजगी इतनी गहरी कि जैसे सालों का गुस्सा जमा हो। तो तुम आ ही गई। नसीमा ने बिना मुस्कुराए कहा और फिर मुड़कर अंदर चली गई। फुरख्ता का दिल धक से रह गया। वो तो सोच रही थी कि दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपट जाएंगी, बीते दिनों की बातें होंगी, मगर नसीमा का लहजा सख्त था और चेहरा बिल्कुल बंद। नसीमा प्लीज, मैं थक गई थी, हालात ऐसे थे कि आ नहीं सकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे दिल से दूर हो गई है। फुरख्ता की आवाज भीग गई। वो उसके पास गई, हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर नसीमा ने झटक दिया। फुरख्ता रो पड़ी, जैसे सब्र का बांध टूट गया हो। उसने सिसकते हुए कहा, अगर तू इसी तरह नाराज रही ना तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। ये सुनकर नसीमा ठिठक गई। उसका दिल पसीज गया। अगले ही पल वो पलटी और फुरख्ता को अपने मजबूत बाजुओं में भींच लिया। अरे पगली, मरने की बातें मत कर, मुझे तेरे बिना जीना ही नहीं आता। उसने कहा और उसके माथे को चूमा। कमरा बंद हो गया। दोनों सहेलियां घंटों वहीं बैठी रहीं, जैसे वक्त थम गया हो। प्यार, अपनापन, वो अधूरी बातें सब बाहर आ गई। वो दिन उनके रिश्ते में एक नई मजबूती ले आया, मगर सब कुछ इतना आसान कहाँ होता है। फुरख्ता की मां ने जल्द ही नोटिस किया कि बेटी की तबीयत अजीब होती जा रही है। चेहरा पीला, आंखें सूनी और रातों को बड़बड़ाना आम बात बन गई थी। उसने बेटी का बाहर जाना रोक दिया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने घर की हवाओं को भी डर से भर दिया। हिस्टीरिया के दौरे, चीखें, सन्नाटे में बातें करना। मां ने मोहल्ले की औरतों से सलाह ली। बेटी पे किसी जिन्न का साया है, किसी ने कहा। कोई आशिक आत्मा है जो उस पर चिपकी हुई है, दूसरी ने जोर से बोला। बस फिर क्या था, टोने टोटके शुरू हो गए। झाड़ फूंक, ताबीज, हल्दी, नमक, पानी, धुएं और मंत्र, सब कुछ आजमाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। फुरख्ता और भी दुबली हो गई। खामोश रहती, फिर अचानक से जोर जोर से चीखती, दीवारों से बातें करती और नसीमा को पुकारती। नसीमा, तू कहाँ है? तू ही तो समझेगी मुझे। माँ अब डर के मारे कांपने लगी थी। पहले जो टोनों से हंसती थी, अब हर दूसरे दिन किसी ओझा को बुला लेती, लेकिन असर तो बस नसीमा के नाम का होता था। नसीमा, नसीमा, नसीमा। फुरख्ता रोज गिड़गिड़ाती। माँ प्लीज नसीमा को बुला ले, बस एक बार। माँ टाल जाती। उसे लगता ये सब वहम है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, फुरख्ता की हालत अचानक बिगड़ गई। माँ बाहर निकली हुई थी। जब वापस आई तो साथ में अपनी हमसाई को ले आई। कुछ तो करो, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। बेगम नवाजिश अली की आवाज कांप रही थी। दोनों भागती हुई कमरे में पहुंची। दरवाजा खुला, मगर फुरख्ता गायब थी। फुरख्ता! मां की चीख पूरे घर में गूंज गई। एक एक कमरा छान मारा, हर अलमारी, हर कोना, मगर कुछ नहीं मिला। मां दीवानी हो गई, बाल नोचने लगी। फुरख्ता बेटी, मेरी जान, तू कहाँ है? वो गली में भी चीखने लगी। हमसाई ने उसे जबरदस्ती रोका, मगर उसकी चीखें किसी बंद पिंजरे से निकली हुई तड़प जैसी थी। उधर फुरख्ता कोठे की मुंडेर पर खड़ी थी। नीम पागलपन की हालत में, हाथ में ईंट थी। उसने ईंट को जोर से दूसरी ईंट पर मारा। खुरच खुरच की आवाजें पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और की हो गई हो। फुरख्ता अब भी मुंडेर पर खड़ी थी। वो बार बार ईंट को दूसरी ईंट से टकरा रही थी।
हर टकराहट एक अधूरी पुकार जैसी लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य लहर उन्हें छू कर निकल रही हो। होंठ सूखे हुए और आंखों में जैसे सैकड़ों अधूरी रातें छुपी थीं। जख्मी उमंगों का समंदर जो बस बहना चाहता था। कुछ पल गुजरे, फिर कहीं से दरवाजा खुलने की आवाज आई। बरसाती का दरवाजा सरका। एक नौजवान बाहर निकला। उम्र कोई 21-22 की होगी। वो नसीमा का बड़ा भाई था, वही जो अक्सर खामोश रहता, किताबों में डूबा रहता था, बीए के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सब उसे घर का सबसे संजीदा और कम बोलने वाला लड़का मानते थे। जैसे ही उसकी नजर ऊपर गई, वो एकदम ठिठक गया। सामने मुंडेर पर एक लड़की खड़ी थी, एक दुबली पतली, बेहद नाजुक और कुछ हद तक टूटी हुई सी लड़की। चेहरे पर बेपनाह थकान, बाल बिखरे हुए, होंठों पर खामोशी जमी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसकी आंखों ने उसे चौंकाया। वो आंखें, उनमें न तो डर था न होश, बस एक अजीब सी बेचैनी, जैसे किसी गहरे समंदर में कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी बार सतह की तरफ देख रहा हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आया। कुछ पल उसे बस नजरें भर देखता रहा। तुम किसे बुला रही हो? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन दिल में जैसे कुछ डगमगा गया था। फुरखता ने उस अजनबी की तरफ देखा। उसकी आंखें पहली बार किसी ने इतनी गहराई से पड़ी थीं। वो बोली, मैं नसीमा को बुला रही थी। लड़के ने गहरी सांस ली। ओह, चलो अंदर चलो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी समझदारी की रेखा दौड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक पतंग की टूटी डोर पकड़ता है। उसने फुरखता को सहारा दिया, हल्के हाथों से, बेहद एहतियात के साथ, जैसे वो टूट न जाए। और फिर वो उसे लेकर नीचे बरसाती में आ गया, जहां किताबें फैली थीं, खामोशी पसरी थी। अगली सुबह एक अजीब सी खबर फैल गई। फुरखता अब पूरी तरह ठीक थी। ना चीख, ना दौरे, ना कोई जिन्न, ना झाड़ फूक, जैसे रातों रात उसकी रूह को सुकून मिल गया हो। और फिर कुछ हफ्तों बाद एक और चौंकाने वाली बात हुई। फुरखता की शादी तय हो गई, उसी नौजवान से, नसीमा के भाई से। शादी सादगी से हुई, बहुत कम लोग बुलाए गए, मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही था, नसीमा वहां नहीं थी। ना कोई वजह बताई गई, ना किसी ने पूछा। वो बस नहीं आई। शादी हो चुकी थी, लेकिन नसीमा नदारद रही। फुरखदा अब उस घर की बहू बन चुकी थी, उसी घर की जिसमें कभी वो सिर्फ एक सहेली के नाते आती थी, पर अब हर कोना, हर दीवार, हर आहट उसके लिए अजनबी हो गई थी। वो घर जहां हंसी के फुहारे कभी उसके स्वागत में उठते थे, अब वही दरो दीवार जैसे सवाल पूछते थे, तू कौन है? आगे की कहानी में जानिए। जब पुराने रिश्ते नए नामों से सामने आते हैं, तो क्या दिल उन्हें वैसे ही अपनाता है? क्या फुरखदा उस घर में अपना वजूद बना पाएगी, या यादों की परछाई उसे निगल जाएंगी? इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग मिस न करें। अभी सब्सक्राइब कीजिए हाई रेटेड स्टोरीज चैनल को, क्योंकि असली डर तो अब शुरू हुआ है।